हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आरसीसी के लेक्चर को डील करना शुरू किया है, जिसमें हमने पहला चैप्टर देख लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम। ठीक है, उसके बाद हमने कोलैप्स इन शेयर भी देख लिया है, सेकेंड चैप्टर। आज हम शुरू करने वाले बॉन्ड एंड एनकरेज, जो कि चैप्टर नंबर 3 होने वाला है आरसीसी का। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर बिल्डिंग मटेरियल के पूरे चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं। कल के डेट में यानी कि 7 तारीख को इस्टीमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की वन शॉट आ रही है, जो करीब 4.5 घंटे की वीडियो होगी, जिसमें 396 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो 7 तारीख हमारे लिए भी स्पेशल है, हम आप लोगों के लिए स्पेशल बनाना चाहते हैं। हमारे बर्थडे के दिन, कल के दिन वो वीडियो आ रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि सभी के लोगों को फ़ायदा हो सके उसका। ठीक है, तो आज हम लोग डील करने वाले हैं कि बॉन्ड और एनकरेज क्या होता है। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे बॉन्ड बॉन्ड का मतलब वो बॉन्डिंग की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंक्रीट है, अगर हम उसमें इमर्ज कर रहे हैं किसी स्टील को या माइल्ड स्टील या HYSD बार को, तो हम उसी को तो बोलते हैं आरसीसी। आरसीसी का मतलब क्या है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास कंक्रीट है, ठीक है, उसमें हम माइल्ड स्टील को क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो टाइप के स्टील अवेलेबल है। एक क्या है, प्लेन बार है मेरे पास, और दूसरा क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिखते हैं, रुक जाइए। एक मान लीजिए मेरे पास प्लेन बार है, और दूसरा मेरे पास क्या है, डिफॉर्म बार है। ठीक है, तो डिफॉर्म बार और प्लेन बार में क्या अंतर होता है ये समझिए। जो प्लेन बार होता है उसके अगर क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ मैं, तो उस क्रॉस सेक्शन में ये मुझे पूरी प्लेन देखेगी। लेकिन यही डिफॉर्म बार की बात करूँगा तो इस पर कुछ मार्क्स दिखेंगे जो डिफॉर्म बार होगा। वो जो प्लेन बार के अलावा जो डिफरेंस आ रहा है इसमें HYSD बार या डिफॉर्म बार में, यही क्या रहा है, बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर यही बॉन्ड इंक्रीज हम देख रहे हैं प्लेन के केस में कितना करेगा, तो 60% मोर देन प्लेन का माइल्ड स्टील के से ज़्यादा करेगा। अगर इन कंप्रेशन की बात करेगा तो वो हो जाएगा 25%। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने दो यहाँ पे लिखा और दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है। क्या, अगर हम प्लेन की जगह पर डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं बेंडिंग के केस में, तो कितना इंक्रीज करेगा, 60% बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगा। अगर वही कंप्रेशन के केस में हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो कितना कर देगा, तो 25 कर देगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये चीज़ हमको उम्मीद है कि आप लोग उस समझ में आ गया होगा। और भी जितने क्वेश्चन आते रहेंगे उसमें हम लोग आगे सीखते रहेंगे। ठीक है, हम लोग अब पूरी तरीके से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, बॉन्ड एंड एनकरेज का। ठीक है, क्या होता है बॉन्ड और क्या होता है उसमें एनकरेज। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। द टेंसर बार इन कैंटिलीवर मस्ट बी एनकरेज इन द सपोर्ट अप टू। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, एक साइड फिक्स है, एक साइड क्या है, फ्री है। एक साइड फिक्स है और एक साइड क्या है, फ्री है। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम है, तो इसके लिए पूछ रहे जो एंकरेज लेंथ होता है वो सपोर्ट का कितना होता है, तो VL D के बराबर होता है। ठीक है, LD को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। जो डेवलपमेंट लेंथ होता है, इसको आप समझिए, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है 5 ΔS/4BD। ठीक है, ये क्या होता है, WSM में होता है। WSM में इसका फार्मूला A होता है। अगर हमारे पास देखिए, अगर यही LSM की बात करेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं स्टील का, वहाँ पे आ जाएगा 0.875 और टाउ BD रहेगा। ठीक है ना, तो इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर हमको WSM की बात करेगा तो हम सीधा क्या लेंगे, उसका स्ट्रेस लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी अगर हम लगा रहे हैं, तभी तो 0.87 आ रहा था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या, इफ when HYSD bar is used in place for mild steel,
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब ये बोल रहा है कि अगर प्लेन बार है, प्लेन बार की जगह पे हम एच वाई वेस्टी बार इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, बॉन्डिंग इंक्रीज स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और जो मैं डेवलपमेंट का फॉर्मूला आपको बताया था, देखिए नीचे यहाँ पे भी दिया है, 5 सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जो इस क्वेश्चन को मैं पहले डिस्कस किया था एकदम शुरू के लेक्चर में। देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, अगर बॉन्ड स्ट्रेस की बात करेगा तो 60% और कंप्रेशन की बात करेगा तो 25% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द एंड ऑफ हुक शुड बी एट लीस्ट। जो बॉन्ड होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई है ऐसे सेक्शन है, ठीक है, तो यही पूछ रहा है बियॉन्ड हुक, तो मान लीजिए ये हुक है तो ए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए यही पूछ रहा है, तो ए होती है 4D, तो 4D को यहाँ पे लिखा है 4 टाइम ऑफ डायमीटर। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, जो 4D होता है उसके 45 डिग्री एंगल बनता है 4D के लिए। अगर यहीं पे देखा जाए तो पूरे अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, जैसे मान लीजिए ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई, एक क्वार्टर लाइन थी, अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन की बात करेगी तो हम 4D इंटू 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16 टाइम D, और 16 टाइम D के लिए जो हमारे पास एंगल बनेगा कितना बनेगा 140 टाइम। क्यों, जैसे 45 बन रहा है 4 टाइम के लिए, तो 40 क्या है 4 टाइम है 4D का, और 45 का अगर 4 टाइम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को, बॉन्ड क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसलिए इसको बढ़िया से डिस्कस करके हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शैल नॉट बी लेस देन। अगर कोई कंप्रेशन मेंबर है और उसमें जो लैप डिस्टेंस होती है वो किसी से कम नहीं होनी चाहिए, तो जो लैप डिस्टेंस है भाई वो 24/5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर यही हमारे पास डायरेक्ट टॉर्जन की बात करेगा तो वहाँ पर भी 2D और 35 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सुरल टॉर्सन में भी वही होगा, लेकिन वही कंप्रेशन में पूछेगा लैप लेंथ इन कंप्रेशन तो वो लेस देन 25/5 होनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इफ द फेल इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मस्ट बी इकोनॉमिकली। अगर बीम कोई चीज़ है अगर बॉन्डिंग में फेल हो रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारी बीम है कोई बॉन्डिंग में फेल हो रही है, तो जैसे मान लीजिए हम उतनी समय क्या किए थे 12 mm डाया का बार यूज़ किए थे। अगर मैं देखूंगा बॉन्डिंग में फेल हो रही है तो उसका क्या करूँगा, डायमीटर घटा के नंबर ऑफ बार को मैं क्या इंक्रीज कर लूँगा, तो 10 की जगह मान लीजिए मैं 8 mm यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पर मान लीजिए अगर मैंने 4 यूज़ किया था तो इसकी जगह पर मैं 6 यूज़ कर लूँगा। क्यों कर लूँगा, क्योंकि ये जो हमारा सरफेस एरिया है इंक्रीज कर देगा, और सरफेस एरिया जितने इंक्रीज करेगा कंक्रीट के साथ कनेक्टिविटी बनाएगा उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, तो बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया, आंसर लिखा गया है, यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। यही बात मैं बता रहा था कि 12 की जगह हम 8 का यूज़ कर लेंगे, 4 अगर 12 के लिए ले रहे तो हम इसके लिए 6 कर लेंगे, जो सरफेस एरिया को क्या करेगा इंक्रीज कर देगा और बॉन्डिंग हमारी बहुत बेहतरीन बना देगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए भैया, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द टेंशन बार इन कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इंक्लोज सपोर्ट। पहला क्वेश्चन भी हमने यही शुरू किया था, जब कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए टेंशन बार का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए, वो कम से कम ELD होना चाहिए। ठीक है, LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है, इसका फार्मूला आपको रहेगा 5 सिग्मा एस 4 टाउ BD। टाउ BD क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ है, जिसकी वैल्यू ग्रेड पे डिपेंड करती है। अभी ग्रेड आएगा तो हम देखते हैं कितनी कितनी उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको LSM के अकॉर्डिंग भी वो फार्मूला वहाँ पे बताया था, कुछ नहीं करना वहाँ पे, जैसे वहाँ पे देखिए आपको 5 LD लिखना है और WSM के लिए रहेगा तो 5 सिग्मा एस 4 टाउ BD। LSM रहेगा तो सिग्मा एस जैसे हटेगा इसको 0.7 FY से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और 5 बचा रहेगा और नीचे का सेम चीज़ वही रह जाएगा। ठीक है ना, जो टाउ BD है वो क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ है, डिजाइन स्ट्रेंथ ओनली डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए,
इफ़ द बीम फेल इन बॉन्ड इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मस्ट बी इकोनॉमिकली। यही फिर एक क्वेश्चन रिपीट हो गया कि जो क्वेश्चन अगले साल पूछा गया था फिर दूसरे साल पूछा गया। अगर बीम फेल हो रहा है बॉन्डिंग में तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया गया है। यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर, मतलब और ज़्यादा संख्या उसकी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और एक क्वेश्चन देखिए, if theta is diameter bar in tension a standard hook equivalent encourage value of the straight length। जब स्ट्रेट लेंथ की बात करेगा तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जो 4D होता है वो 45 डिग्री के लिए होता है। अगर इसका मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 60D हो जाएगा, और इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ तो 180 हो जाएगा। और 180 का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो वही एक स्ट्रेट लाइन के लिए कितनी हो जाएगी, 16D हो जाएगी। तो जिसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, जिसको देखिए नहीं समझ में आया यहाँ से देख लेगा, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, हम आपको हालांकि समझा दें, आप फिगर देख लीजिए। स्टैंडर्ड हुक के लिए 180 का एंगल बनेगा, देख लीजिए 4 के लिए यहाँ पे 50 बनेगा, तो 60 टाइम के लिए 180 बन जाएगा। इस सब चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ बॉन्ड कंक्रीट इंक्रीज विथ। अगर हमको बॉन्ड का स्ट्रेंथ कंक्रीट से इंक्रीज करना तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भैया क्या करना पड़ेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो टाउ बीडी है वो क्या है, डिजाइन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो डिजाइन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ओनली डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अभी उसकी वैल्यू आएगी कितनी कितनी होती है, 1.2 से लेकर स्टार्ट होगी, तो अभी हम उसको डील करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब क्वेश्चन आता है तो फिर हम वहाँ पे पूरा बढ़िया से उसको तोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, इन अ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन बार HYST बार द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड स्टेट सेल बी। भाई हम पहले तुमको बता चुका हूँ, अगर HYSD बार का हम यूज कर रहे हैं तो हमारी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो 60% इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक कंप्रेशन की बात करेगा तो 25% इंक्रीज हो जाएगी। अब उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को रट गई होगी और इसको रटना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, इफ सिग्मा एस इज द shear स्ट्रेस इन ए बार, टाउ बी डी द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, देन डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार डायमीटर फाई इतना। तो डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला पूछ रहा है। डेवलपमेंट लेंथ का फार्मूला होता है एल डी बराबर फाई सिग्मा एस 4 टाउ बी डी। अगर एलएसएम की बात करेगा एल डी बराबर 0.87 एफ वाई फाई टाउ बी डी होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा इसमें आंसर सही है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड रेनफोर्समेंट इज अफेक्टेड बाई। तो जो बॉन्ड होता है स्ट्रेंथ और कंक्रीट और स्टील में, वो किस से इफेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है स्टील की प्रॉपर्टी से इफेक्ट होगा। कैसे होगा, जैसे प्लेन बार है और HSD बार है, तो जाहिर सी बात है प्लेन बार क्या होता है कि बॉन्डिंग उसकी कम होती है। लेकिन जैसे ही HYSD बार यूज कर रहे हैं तो उसकी 60% या 25% बॉन्डिंग क्या दिखा रही है, ज़्यादा दिखा रही है। तो स्टील पे तो डिपेंड कर ही रहा है भाई साहब। कंक्रीट के भी ग्रेड पे कर रहा है, क्यों कर रहा है कि जो नीचे टाउ बी डी आ रहा है वो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है, और जो कि किस पे ग्रेड डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर करता है, तो इस पर भी कर रहा है। और एक चीज़ अब देखिए, जब हमारे पास हम वैल्यूम प्लेस कर देते हैं, कॉस्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, श्रिंकेज आता है। तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब ये तीनों चीज़ पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस किस को लगता है कि हम बहुत बढ़िया समझा रहे हैं और किस किस को लगता है अभी और सुधार की ज़रूरत है, वो हमको यार कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। चलिए, द लेंथ ऑफ लैप लेंथ कंप्रेशन मेंबर इज केप्ट ग्रेटर देन द डायमीटर एंड परमिसिबल स्ट्रेस इन बार 5 टाइम द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो भाई जो हम पहले आपको एक क्वेश्चन आया था तो हम बताए थे कि 24 5 से लेस होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ बताए थे कि नहीं, आप पिछले जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए लैप लेंथ जो है डायरेक्ट टेंशन के लिए वो क्या होना चाहिए, नॉट 30 फाई से ज़्यादा या 2 ALD से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो फ्लेक्सुरल टेंशन है ALD और 30 फाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है क्या पूछ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट। तो भाई जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट में वो क्या होता है,
फ्रिक्शन भी होता है उसमें, एडेशन भी होता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, एक दूसरे के बीच में जो रगड़ आ रही है उसको फ्रिक्शन बोल रहे हैं। और जो एडेशन होता है, विद द इनर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल, जैसे कंक्रीट और स्टील, वो क्या है, वो दो अलग अलग पार्टिकल हैं और इनके बीच लगने वाले इनर मॉलिक्यूलर फोर्स को क्या मैं बोलता हूँ, एडेशन बोलता हूँ। तो ऑल्सो फ्रिक्शन फैक्टर मैटर कर रहा है और एडेशन भी मैटर कर रहा है, मतलब बोथ ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द करेक्ट हुक फॉर माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट बार अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन इज नोन एज मीन ऑफ गेइंग। जो फिगर की बात कर रहा था भाई, पहला नंबर तो देखिए सब ऐसे कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब भी वो स्ट्रेट लाइन की बात करेगा हुक बार की, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है ये वो 4D होती है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं भी 4D नहीं दिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4D हो जाएगी। ठीक है, द रेडियस ऑफ बार बेंड टू फ्रॉम ए शुड हुक शुड नॉट बी लेस देन। अगर कोई मेरे पास बार है, ठीक है, उसका रेडियस मान लीजिए D है। ठीक है, अगर मैं उसको हुक के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसका जो डायमीटर होता है वो 3D से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑफ बार टू बेंड फॉर हुक के लिए कभी भी वो 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इफ द एवरेज बेंडिंग स्ट्रेस इज 6 kg per semi square for the M155 grade concrete, the length of embedment to the bar or diameter of according to IS। भाई इसमें तुमको फार्मूला जो है LD बराबर 0.87 FY 4 टाउ BD लगाना है। ठीक है, फाई की वैल्यू तुमको निकालनी है जो डायमीटर होता है। ठीक है, और तुमको जो ये दिया है 6 kg पर न्यूटन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.6 न्यूटन पर MM स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी टाउ BD की। ठीक है, और तुमको क्या यहाँ पे और चीज़ दिया है, और निकाल लो, एवरेज स्ट्रेस दे दिया तुमको, और यहाँ पे मतलब सभी वैल्यू को पुट करो तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी आंसर जो 958 आएगी। ठीक है, और इसकी सोल्यूशन मैं आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसकी सोल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था 6 kg पर सेमी स्क्वायर को 0.6 न्यूटन MM लिख दिया। 5 मेरे को निकालना है, LSM और WSM दोनों की बात करता हूँ मैं। तो जैसे Fe250 मानता हूँ तो मेरे पास जो सिग्मा एस होती है उसकी वैल्यू 140 हो जाएगी। अगर मैं 415 मानता हूँ तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 190 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम माइल्ड स्टील के लिए लेके चल रहे हैं, तो 5 की जगह 5 रख दिया, 140 रख दिया सिग्मा एक्स की जगह पर। 4 हमारे पास फार्मूले में था, टाउ वीडियो की वैल्यू मेरे पास 0.6 यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसको मैं जब कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी LD की जो वैल्यू आती है नियर अबाउट 58 सिग्मा आती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जैसे अगर हम माइल्ड स्टील ले रहे हैं तो सिग्मा एस 140 हो जाएगा, अगर यही हम HYSD ले रहे हैं तो सिग्मा एस की वैल्यू 190 हो जाएगी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक मिनट सुनिए, स्टील बार आर जनरली कनेक्टेड टूगेदर टू ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड लेंथ भी प्रोवाइडेड। जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो कितना हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम भाई प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा स्ट्रेट बार होता है स्प्लाइस में वो भी करते हैं, हुक स्प्लाइस भी करते हैं और डॉल स्प्लाइस भी करते हैं, मतलब ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इफ M15 मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिफिकेशन लोकल बॉन्ड स्ट्रेस,
जो लोकल बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है M15 के लिए वो कितना होता है 5 kg पर सेमी स्क्वायर या 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास WSM के लिए दिया गया है और LSM के लिए दिया गया है। सबके लिए अलग अलग वैल्यू के लिए क्या दिया है, मान दिया गया है। जैसे M15 है तो देखिए 0.6 हो जाएगा, M20 है तो 0.8 हो जाएगा, M25 है तो 0.9 हो जाएगा, और M30 है तो 1 हो जाएगा, M35 है तो 1.1 हो जाएगा, और M40 है तो 1.2 हो जाएगा, और M45 है तो 1.3 हो जाएगा, और M50 है तो 1.4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 करके ऐसे याद रख लेंगे। इसमें सब में एक एक डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अगर यही एलसीएम की बात करता हूँ तो M20 के लिए कितना होता है 1.2 होता है, 25 के लिए 1.4 होता है, 30 के लिए 1.5 होता है। 30 के लिए कैसे याद करेंगे, 15 दूना 30, मतलब 1.5 है तो इसका 2 टाइम करेंगे तो M30 हो जाएगा, और उसके बाद M35 के लिए कितना हो जाएगा 1.7, और जो 40 है उससे ज़्यादा है तो उसके लिए 1.9। ये सब किसकी वैल्यू है, टाउ BD की वैल्यू है। टाउ BD क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है। ठीक है ना, एक बार फिर से समझिए। M10 के लिए WSM की पहले बात करते हैं। M10 के लिए कुछ भी वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है। M15 के लिए आपको एक पता चाहिए होना चाहिए 0.6 होगा, M20 के लिए 0.8 होगा, M25 के लिए आप 0.9 होगा, M30 के लिए 1 होगा, M35 के लिए 1.1 होगा, M40 के लिए 1.2 होगा, M45 के लिए 1.3 होगा, M50 के लिए 1.4 होगा। अब WSM की बात हो गई, अब LSM की बात करते हैं। M20 के लिए 1.2 होगा, M25 के लिए 1.4 होगा, M30 के लिए 1.5 होगा, M35 के लिए 1.7 होगा, और M40 है उससे एबव के लिए 1.9 होगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि टाउ BD की वैल्यू अगर कभी नहीं देगी तो आपको याद रहेगा, तभी तो लिख पाएंगे। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम बॉन्ड डिफॉर्म बार की बात करें तो 60% इंक्रीज करेगा, और कंप्रेशन की बात करेंगे तो 25% क्या करेगा, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। एक और क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट पोर्शन ऑफ ए बार बियॉन्ड द हुक बार शुड बी एट लीस्ट। जो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हुक बार है, ठीक है, तो यही पूछ रहा है ए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो ए होनी चाहिए 4D। ठीक है, तो यही हो जाएगा 4 टाइम ऑफ द डायमीटर। देखिए यहाँ पे फिगर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द लेंथ ऑफ लैप टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी देन एक्स टाइम बार डायमीटर इज एक्चुअल। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 30 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 30 टाइम या LD, और एक क्या था केस था जिसमें 30 टाइम और 2 LD। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जो बताएं 30 टाइम 2 LD, जैसे यहाँ पे देखिए 30 L दिया है और यहाँ पर 2D और 30 दिया है। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट टेंशन के लिए और ये होता है फ्लेक्सुरल टेंशन के लिए। जैसे डायरेक्ट टेंशन के लिए जो होनी चाहिए वैल्यू 2 LD या 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो फ्लेक्सुरल होती है उसके लिए LD और 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, द एंकरेज वैल्यू ऑफ द हुक इज एज्यूम द 16 टाइम। आपको मैं पहले ही एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। 4D के लिए 45 होता है, तो 16 टाइम के लिए कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री हो जाएगी तो आप एक चीज़ मेरे को बताइए, ऑप्शन में कहीं 180 डिग्री दिया ही नहीं है, तो ये तो पूरी तरीके से क्या था, क्वेश्चन एलिमिनेट किया था उस टाइम, लेकिन आंसर इसका रियल आप जान लीजिए कितना होगा, 180 होगा स्ट्रेट लाइन के केस में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द रेशियो ऑफ अलाउबल बॉन्ड स्ट्रेंथ इन डिफॉर्म बार टू प्लेन बार। अच्छा, ऊपर है कि जो डिफॉर्म बार है और प्लेन बार में है तो उसका जो रेशियो होता है कितना होता है, तो भाई हम आपको पहले ही बताएं, जो प्लेन बार है और जो डिफॉर्म बार है इसके कंपेरिजन में ये 60% क्या करता है, बॉन्ड को इंक्रीज करता है। अगर 60% को हम ऐसे करें डेसिमल में तो 0 से 0 कट गया, इसको कटेंगे तो 0.6 टाइम आ जाएगा कि नहीं, तो वही चीज़ बताया है। तो कितना टाइम बढ़ जाएगा, 0.6 टाइम। मतलब मान लीजिए पहले मेरे पास कोई चीज़ एक थी और उसमें 0.6 अगर हम जोड़ दें तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 1.6 हो जाएगी, जो कि हमारे किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए भैया, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे,
If S is the average bond stress on bar of the diameter that D is subjected to maximum stress, T is the length of embedment, L is given. जो embedment होता है वो कितना होता है, तो L बराबर होगा भाई जो dt है 4S के बराबर होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M20 के लिए, M20 के लिए जब बात करेगा तो हमारे पास M 1.2 हो जाएगा, 25 के लिए बात करेगा तो 1.4 हो जाएगा, 30 के लिए बात करेगा तो 1.5 हो जाएगा, 35 के लिए बात करेगा तो 1.7 हो जाएगा, 40 के लिए बात करेगा तो 1.9 हो जाएगा। ये सब किस में हो रहा है, LSM में हो रहा है। और जब WSM में करेगा तो बात M20 से M15 से हम शुरू करेंगे, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, नहीं सॉरी 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, 0.9 होगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.5 होगा, 1.5 होगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मैं क्रैंक बार के बारे में मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। जो क्रैंक बार होता है उसका फार्मूला होता है D sin 30 sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 30 दी है, तो sin 30 रखेंगे यहाँ पे, और sin 30 की वैल्यू जो होती है मेरे अकॉर्डिंग 1.2 होती है समथिंग, तो D है, नीचे 1.2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये शायद 2D हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्रैंक लेंथ के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो डी होता है D बाई साइन थीटा, थीटा क्या है उस पर डिपेंडेबल करता है कि हम बार को कितने एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं। 45 से ज़्यादा कभी भी क्रैंक बार का हम नहीं ले सकते एंगल, क्यों, अगर 45 से ज़्यादा हो जाएगा तो बार मेरे को लॉन्गिट्यूडनल दिखने लगेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो भाई वो होता है टाउ BD के, और टाउ BD क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ एंड के लिए बात करता है, तो कितनी हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये बनेगी हमारे पास L + 24D, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफॉर्मेशन बार क्या करता है भैया, 60% वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, वो भी क्या, बॉन्ड स्ट्रेस को, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द बॉन्ड स्ट्रेस 1.5 न्यूटन पर mm, अगर 1.5 दे रहा है तो M30 की बात कर रहा है, ठीक है। एज्यूम देन डेवलपमेंट लेंथ ऑफ Fe 500 HY बार ऑफ द नॉमिनल डायमीटर 12 mm विच इज फुल्ली टेंशन। अच्छा, ये चीज़ बताइए हमको, जो डेवलपमेंट लेंथ पूछ रहा है LD पूछ रहा है भैया, और हमको LSM के कुछ केस में पूछ रहा है, तो 0.87 FY 5 हो जाएगा, FY 5, और हमारे पास क्या हो जाएगा 4 टाउ BD हो जाएगा। अब देखिए 0.87 यहाँ रखिए, हमको FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, जो यील्ड स्ट्रेंथ हम मानेंगे 500 हो जाएगा, क्योंकि हमको Fe 500 दिया है, और उसके बाद डाया मेरे को 12 mm दिया है, ठीक है। और मेरे को क्या दिया है यहाँ पे, नीचे मेरा 4 है पहले से, और बॉन्ड स्ट्रेस 1.5 दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट जब करेंगे तो टोटल मेरा क्या बनेगा, आप लोग इसको काट के कर लीजिएगा। जैसे इसको मान लीजिए 4 से काट ली तो 125 टाइम में कट गया, और 125 को अगर 15 से काट लें तो 15 से नहीं, इसको 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 25, ये हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ पर कटेगा 3 से इसको काटिए, 2.9 टाइम में कट जाएगा, 2.9 टाइम में, और क्या बचा, अब भाई 12 इंटू 2.9 और इंटू कितना बचा है 25। अब इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें हम आपको आंसर बता देते हैं कितना होगा। इसमें आंसर आएगा आपका 4544 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है। LD बराबर जो होगा LSM केस में 0.87 FY 5 बाई 4 टाउ BD। टाउ BD क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है, वो कभी कभी दिया भी रहेगा और कभी कभी आपको याद भी होना चाहिए। जो चार्ट हमने WSM और LSM के लिए प्रोवाइड किया है उन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम डेवलपमेंट निकाल पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज इंक्रीज डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट डिफॉर्मेबल बार, जैसे जब डिफॉर्म बार की बात करेगा तो वो 60%, ठीक है। अगर यही कंप्रेशन देता तो 25%, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और जो टाउ बी डी होता है M20 के लिए 1.2 होगा, M25 के लिए 1.4 होगा, M30 के लिए 1.5 होगा, M35 के लिए 1.7 होगा और M40 के लिए 1.9 होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे करवा दें आपको। चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। इन लिमिट स्टेट डिजाइन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर ए डिफॉर्मेबल वर्क कंप्रेशन फॉर द M25 ग्रेड। अच्छा M20 के लिए बात करता हूँ तो M20 के लिए जो मेरे पास डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है, 1.2 होती है। अब वो मेरे को क्या बोल रहा है, मेंशन इन न्यूटन पर mm²। तो ये जो हमारी होती है और इसको हम क्या करेंगे 1.6 टाइम क्या करेंगे बढ़ाते हैं प्लेन बार से उसके लिए। तो अभी जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.92 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। नीचे देखिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ। हमको भाई एलडी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, बार ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट FE 405 की बात कर रहा है और अच्छा फॉर M25 ग्रेड के लिए बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ समझिए, हम एलडी जो होता है 0.87 FY और फाई के बराबर होता है, ठीक है। और मेरे को क्या यहाँ पे पूछ रहा है, और टाउ 4 टाउ BD होता है। तो 0.87 तो न्यूमेरिक वैल्यू वैसे उतर जाएगी। और उसके बाद हमारे पास जो ग्रेड दिया है 415 का दिया है और हमारे पास बार जो दिया है वो 5 मेरे को पता नहीं है। और उसके बाद क्या कह रहा है, टाउ की वैल्यू इतनी दी है और हमको क्या बोल रहा है M25 के लिए। तो M25 के लिए जो वैल्यू होती है 1.4 होती है और उसको 60 टाइम हम बॉन्ड में इंक्रीज कर देंगे, मतलब 1.6 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हम पहले क्वेश्चन में अब बता चुके हैं। तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 45 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, According to IS 456-2000, the value of design bond stress in limit state method for the plane bar in tension depend on the। तो भाई ये टेंशन किस पे डिपेंड करता है, तो ये सब ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए M20 हो रहा है, M15 हो रहा है, M25 हो रहा है, ये सब क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो ही है, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। टाउ BD ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी पे तो कर रहा है, जिसके लिए हम वैल्यू ले रहे हैं। M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए ले रहे हैं 1.7 और M40 के लिए 1.9। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिया भैया, कैलकुलेट द हुक बार लेंथ इज वन साइड की बात करता है तो वो जो 9D के बराबर होता है और डाया हमको 16 mm दिया, तो 9 में अगर हम 16 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा मेरा 144 बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड ऑन। तो ये किस पे डिपेंड करता है भैया, ये कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ बार पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, M40 के लिए पूछ रहा है। तो M40 के लिए हमको पता है जब लिमिट स्टेट की बात करता हूँ तो 1.9 पे चार्ट खत्म हो जाती है, जो कि M40 के लिए होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। शुरू कहाँ से होता है, M20 से होता है, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, ठीक है। इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, According to IS 456, the value of design bond stress for plain bar shall be increased। भाई जब प्लेन बार है और बॉन्ड स्ट्रेस कितना % इंक्रीज होता है, पूरा क्वेश्चन जो है बॉन्ड स्ट्रेस का ही चल रहा है तो 60%। अगर वही कंप्रेशन पूछेगा तो 25%, ठीक है। 25 क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर कहीं बीच में कंप्रेशन लिख दिया, बच्चा ताव ताव में मार दिया 60, तो हो जाएगा कहानी उसका 50, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, द अब्सेंस ऑफ बॉन्ड बिटवीन रेनफोर्सिंग सीमेंट
स्टील एंड सराउंडिंग कंक्रीट इन आरसीसी विल बी रिजेक्ट। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, हमारे पास वो क्या बोल रहा है कि कोई चीज़ है अगर स्टील है और कंक्रीट है उसमें बॉन्ड क्या है, ऑप्शंस है, मतलब वो है ही नहीं। तो कांस्टेंट स्टेट एट ऑल पॉइंट बार, ठीक है, मतलब वो हर चीज़ वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए भैया क्या बोल रहा है। अभी हम स्ट्रेट लेंथ की बात किए थे जहाँ पे हमको डाया दिया था 16, अब 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई किए तो 144 मेरा आंसर आया था। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है स्ट्रेट बार कितनी होती है, तो 90 होती है। ठीक है, आप क्वेश्चन लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो हर एक चीज़ पहले ही मिल चुकी है। तो जहाँ पे पहले मिल चुका उसको मैं तेज़ी से भगा रहा हूँ, और जहाँ तेज़ी से नहीं भगाना वाला है वहाँ पे मैं सही से कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए भाई। आरसीसी के दूसरी लेक्चर जो चैप्टर है कोलैप्स इन शियर, ये अपलोड हो चुकी है, ये हमारे चैनल इसी पे जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं भाई। आरसीसी की जो एलएसएम और डब्ल्यूएसएम की इंट्रोडक्शन क्लास है वो भी इस चैनल पे आउट हो चुकी है, इसको आप जाके देख सकते हैं। करीब इसमें 200 क्वेश्चन को कराया गया है। चलिए ये भाई देख लीजिए, स्टैंडर्ड लेंथ के लिए सभी का हमने दे दिया चार्ट, आप इसको प्रिपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इफ द फेल्योर इन द पुल वाज इतना, कैलकुलेट द बॉन्ड स्ट्रेंथ, द डायमीटर द एम्बेडमेंट रेशियो सीमेंट इतना। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 35 आया जाएगा। इसका जो सोल्यूशन है इसको सॉल्व करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर डालेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन तो हम नहीं बताएंगे ना, आप पता तो चले आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए हम पहले मार्क कर दिए हैं, आप इसको सोल्यूशन मेरे करके भेजेंगे। ठीक है, हालांकि नीचे मैंने सोल्यूशन दे भी दिया है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द गिवन कंडीशन इन इंश्योर इन आरसी मेंबर ड्यू टू द प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड सराउंडिंग कंक्रीट। तो ये किस पे करता है भैया, ये बेंडिंग कैपेबिलिटी पे करता है। ठीक है, कंफर्टेबिलिटी क्या होती है बेंडिंग के लिए भाई, जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बेंडिंग की ही तो मैक्सिमम बात करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन द केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट लेंथ इन आरसीसी बीम विच ऑप्शन शैल नॉट बी सेटिस्फाइड क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। मतलब इसमें कौन सा चीज़ होता है, तो भाई मैकेनिकल एंकर हम करते हैं, हुक भी करते हैं, बेंड भी करते हैं, चेयर का यूज हम नहीं करते हैं। नीचे हमने देखिए यहाँ पे चार्ट भी आपको दे दिया है, आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बॉन्ड दिया, हुक दिया है, मैकेनिकल भी दिया है। ठीक है भाई, आरसीसी की ये तीसरी लेक्चर थी जो पूरी बढ़िया तरीके से कवर की गई है। आप लोग चाहेंगे तो इसको गो आउट करेंगे तो आपको फिर बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट निकलवा दिया, किसके लिए टाउ वीडी की क्या वैल्यू होती है वो भी निकलवा दिया, स्ट्रेट बार क्या होती है वो भी निकलवा दिया, हुक क्या होती है वो भी निकलवा दिया, 4D के लिए हुक की वैल्यू कितनी होती है, 40 डिग्री होती है, अगर वही 16 टाइम कर देगा तो 180 हो जाएगी जो कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। क्रैंक बार का जो देख लिया डिस्टेंस क्या होता है, डी बाई साइन थीटा होता है, थीटा क्या होता है 45 डिग्री मैक्सिमम होनी चाहिए, अगर 45 डिग्री से मैक्सिमम हो जाएगी तो बार मेरी लॉन्गिट्यूडनल दिखने लगेगी, तो फिर उसका हमारा क्रैंक बार का कोई यूज नहीं रह जाएगा। जैसे हमारे पास यही चीज़ लाइन है तो यही तो है क्रैंक बार, यहाँ पे 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सारी बातों को डिस्कस कर दिया गया है, जो बढ़िया से सुनेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, जो नहीं सुनेगा उसको नहीं मिलेगा। और बहुत टीचर पड़े हुए भाई, क्यों आप छोटे टीचर को सपोर्ट करेंगे, आप बड़े बड़े टीचर को देखिए जो आपको 30 क्वेश्चन कराएगा और कहेगा कोर्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो भाई हमारा ये है कंपाइल वीडियो जाए, बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो जाए, कम समय में ज़्यादा चीज़ को हम एक एज ए स्टूडेंट की तरह आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल हम भी समझाने लगे तो हमको भी इंग्लिश बहुत आता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत में ना रहिए आप लोग। सभी चैप्टर भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे दिल के करीब का लेक्चर आ रहा है, इसको आप लोगों को गो वॉच आउट करना होगा। कल मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी, वन शॉट है कंप्लीट, किसकी, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की, जिसमें 396 क्वेश्चन को भाई साहब एकदम झन्नाटेदार तरीके से करा दिया गया है। एक वीडियो देखिए, पूरा एस्टिमेट का कहानी खत्म। एसएससी जेईई में 8 से 10 नंबर लेके जाएंगे और यूपी ट्रिपल एससी में 5 नंबर अपने पूरे श्योर करके जाएंगे। ठीक है, तो मज़ा आने वाला है, आप लोग इसको वॉच आउट करिए। और इसमें कुछ बचा उचा है, चलिए ठीक है, इसमें कुछ बचा उचा नहीं है। और किसी को हमारा शॉर्ट नोट चाहिए भाई तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 63 07 48 11
56 पर मैसेज करके ले सकता है, जिनकी एक कीमत सब्जेक्ट की कीमत 21 है और पूरे सब्जेक्ट की कीमत 149 है, जिसको एसएससी जेईई के सारे क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में कॉम्पैक्टेड चीज़ में कन्वर्ट करता है। अगर इसको चाहें तो आप ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से इतना पेशेंस से सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को सुनने के बाद आप बॉन्ड इंक्रीज के कोई भी क्वेश्चन आपके बचेंगे नहीं। जो डाटा फैक्ट है उसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे हमने सारे को समझाने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उम्मीद करते हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।